दोस्तों, अगर आपको पता चले कि हमारी पृथ्वी से कुछ एस्ट्रॉयड टकराने वाला है। एस्ट्रॉयड का मतलब दोस्तों तारा या फिर कोई उपग्रह जिसे हम एक बहुत बड़ा पत्थर कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अर्थ पे रह रहे सारे साइंटिस्ट के पास में अब बहुत ज्यादा अच्छी सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये सभी लोग उस एस्ट्रॉयड से बचने के लिए प्लानिंग करते हैं कि हम लोग उसे गैलेक्सी में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वह अर्थ के सरफेस पे आ ही ना सके। इसी कारण हाई टेक्नोलॉजी वाली सारी की सारी मिसाइल्स उस एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ी जाती हैं। उस एस्ट्रॉयड का नाम था अगाथा 161। वो एस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर केमिकल से अर्थ बच नहीं पाता है जब वो केमिकल अर्थ के सरफेस पे आते हैं। इस कारण अर्थ के एनिमल्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हमें छोटे और क्यूट लगते हैं, वो एनिमल्स उतने ही ज्यादा भयानक और बहुत ज्यादा जॉइंट हो चुके थे, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अर्थ की पॉपुलेशन ने उनसे लड़ने के लिए हर तरीके की चीजें अपनाई, यानी कि बड़े बड़े वेपन, ट्रक, टैंक, सब कुछ। लेकिन वो एनिमल इतने जॉइंट थे कि किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहे थे। इन जॉइंट एनिमल्स को खाने के लिए इनके पास इंसान थे। इसी कारण इन्होंने पूरे वर्ल्ड का 95% खत्म कर दिया था खा पी के। जिसके बाद में बचे कुचे जो भी लोग थे वह हर जगह पर छुपने लगे थे, यानी कि केव्स के अंदर और बंकर्स के अंदर। बंकर्स यानी कि जमीन के नीचे बनी हुई एक ऐसी जगह जहां पे आप बिल्कुल सेफ्टी से रह सकें। तो गाइस, इसी के साथ में ये मूवी स्टार्ट होती है, जहां पे हम एक जॉयल नाम के लड़के को देखते हैं। इन बंकर्स में रहने वाले लोगों को कॉलोनी कहा जाता है। वो एक ऐसी कॉलोनी में था जहां पे कुछ लोग थे, लेकिन ये सारे लोग कपल में बदल चुके थे। उस अगाथा के इंसिडेंट के बाद में 7 साल बीत चुके थे, जिसके बाद में सारे लोग 7 साल से ऐसे ही बंकर्स में रह रहे थे, जिन्होंने बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। जॉयल अपनी कॉलोनी के बारे में बताता है कि कैसे उन लोगों के पास में खाने पीने की चीजें हैं, वह कैसे पेड़ पौधे थोड़ी सी रोशनी में उगाते हैं, और इन लोगों के पास में एक गाय भी थी। यहाँ पे जो लोग साथ साथ रह रहे थे वो आपस में ही अपना रिलेशनशिप बना चुके थे, जहां पे एक कपल को एक बच्चा भी हो चुका था। लेकिन इस पूरी कॉलोनी में जॉयल बिल्कुल अकेला था, जहां वह किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता था, ना ही अपना कोई पर्सनल टाइम बिता सकता था। जॉयल एकदम डरपोक और थोड़ा दब्बू किस्म का लड़का था, जिसे कोई भी वेपन अच्छी तरीके से यूज करना नहीं आता था। इसी कारण वह सब लोगों में पीछे रहता था। एक दिन इस बंकर के अंदर एक बड़े से जानवर के आने के इंडिकेशंस मिल रहे थे। सभी लोग रेडी हो चुके थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। कुछ लोग बंकर का दरवाजा बंद करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाकी के लोग जो टीवी के अंदर देख रहे थे वह देखते हैं कि यह जॉइंट एनिमल उनके दोस्तों को मार रहा है। इसी कारण जॉयल वहां पे आगे बढ़ता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। जॉयल देखता है कि कर्टन के पीछे से एक बहुत ही बड़ा कॉकरोच था, जिसे कि उसके दोस्त ने खा लिया था, और वह जॉयल को भी मारने ही वाला था कि इतनी देर में उसके साथी आके जॉयल को बचा लेते हैं और उस जानवर को वहीं मार देते हैं। यहाँ जॉयल अपनी पुरानी यादों में जा चुका था, जहां पे उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था एमी। 7 साल पहले जॉयल की ड्राइंग बहुत ही वाहियात हुआ करती थी, जिसके बावजूद भी एमी ने उसे एक कलर सेट लाके दिया था। ये वही दिन था जिस दिन सारी मिसाइल्स लॉन्च होनी थी। इसी कारण जॉयल और एमी को वहां से अपने घर जाना पड़ता है। जॉयल को यहाँ पे रेडियो का यूज करना आता था। इसी कारण वह हर दिन रेडियो का यूज करके स्टेशन पे कॉल किया करता था और एक एमी नाम की लड़की के बारे में पूछा करता था। एक दिन उसका स्टेशन लग जाता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड एमी से बात करता है, जहां पे एमी कहती है कि जॉयल, मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम जिंदा हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जहां पे जॉयल को भी पता चल चुका था कि एमी भी जिंदा है और काफी दूर रह रही है। एमी उसे बताती है कि हम लोग जल्द ही यहां से जाने वाले हैं। हमें कोई रेस्क्यू टीम आई है छुड़वाने के लिए, और इसके बाद में हम यहां से निकल जाएंगे। इन दोनों की बात हो रही थी कि तभी इनका रेडियो कनेक्शन टूट जाता है और जॉयल फिर से अपनी पुरानी याद में चला जाता है, जहां पे वह देखता है कि हर जगह से लोग बस निकले जा रहे हैं। जॉय अपनी फैमिली के साथ में एमी को गुड बाय करके उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। जॉयल इस जगह पे अकेला रह के इतना परेशान हो चुका था कि अब वह डिसाइड कर चुका था कि मैं यहां से निकलने वाला हूं और मैं एमी को ढूंढने जाऊंगा। जहां पे कॉलोनी के सारे लोग जॉयल को मना करते हैं कि तुम इतना दूर कभी अकेले नहीं जा पाओगे, तुम आधे रास्ते में ही मारे जाओगे। कहता है कि मरने से तो अच्छा यही है ना कि एक बार बाहर जाके देखा जाए। जिसके बाद में जॉयल कुछ वेपन, साथ में खाना
और एक मैप लेके सभी को गुड बाय करके उस जगह से निकल जाता है जहां 7 साल बाद में जोएल ने रोशनी देखी थी। जोएल को बुक लिखने का शौक था और साथ ही ड्राइंग करने का भी। इसी कारण वह हर चीज अपनी बुक में लिखता जाता है। जोएल कुछ आगे बढ़ता है जहां उसे एक घर और घर के बाहर एक पाउंड मिलता है, जिसके बाद में जोएल को उस पानी के अंदर से एक इतना बड़ा जॉइंट फ्रॉग मिलता है कि वहां जोएल को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वह क्या करें। और अब वो फ्रॉग अपनी टंग निकाल के जोएल को खाने वाला था कि तभी वहां पे एक डॉग पहुंच जाता है जो कि जोएल की हेल्प करता है उस फ्रॉग से बचने में। जोएल यहाँ पे उसी डॉगी के पीछे भाग के एक वैनिटी वैन में आता है, जिसके बाद में डॉग जोएल के अंदर आने के बाद उस वैनिटी वैन का दरवाजा बंद कर देता है। इतने सालों बाद में जोएल को यहाँ पे एक जिंदा जानवर मिला जो कि एक समझदार डॉग था और वह अपनी वैनिटी वैन में अकेला रहता था। जहां जोएल को पता चलता है कि इस डॉग का नाम बॉय है और उसके ओनर अब मर चुके हैं। तब जोएल इस डॉग से परमिशन लेता है कि क्या मैं आज रात यहीं पर रुक सकता हूं, और वो बॉय से बहुत सारी बातें करता है। यहाँ पे बॉय जोएल को एक ड्रेस दिखाता है जो कि उसके ओनर का था। जाने से पहले जोएल अपनी बुक के अंदर उस मॉन्स्टर की ड्राइंग भी करता है और फिर से आगे निकलता है, लेकिन इस बार बॉय भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तो जोएल कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, और वह अपने साथ में अपने ओनर का ड्रेस भी लेता आता है। जोएल फिर से आगे निकलता है, लेकिन आगे जाने के बाद ग्रीन फील्ड के अंदर वह एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। उस गड्ढे के अंदर सिर्फ इंसानों की हड्डियां पड़ी थी और उसी के साथ में हर जगह बहुत बड़े बड़े से होल थे जहां से अब निकल चुके थे सैंडवर्म। जोएल इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन तभी चॉइसल के लिए उस खड्डे में एक रस्सी फेंकी जाती है और वहां पे फिर से उसे 2 इंसान मिलते हैं जो कि उसे ऊपर ले आते हैं। वह दोनों इस खड्डे के अंदर एक बम डाल के सारे सैंडवर्म्स को मार देते हैं और बताते हैं कि हम लोग भी यहां से गुजर रहे थे और तुम्हारी आवाजें सुनी। वो दोनों बताते हैं कि वो लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। जोएल बताता है कि मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। ये दोनों जोएल को कहते हैं कि क्या तुमने खाना चुराया था, इसी कारण तुम्हें कॉलोनी से बाहर निकाल दिया गया। तो जोएल मना करता है कि नहीं, मैंने कोई खाना नहीं चुराया है, मैं बस यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आगे निकला हूं। यहाँ पूरे रास्ते के अंदर वो आदमी जोएल को हर चीजें सिखा रहा था, जहां पे वो जोएल को कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे अकेले सफर करना है तो तुम्हें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमेशा ऊंची जगहों पर रहो ताकि तुम मॉन्स्टर्स को देख पाओ। वो जोएल को कहता है कि हमें एक जॉइंट एनिमल ने सूंघ लिया है जो कि हमारे पीछे पीछे जल्द ही आने वाला है। वो आदमी जोएल को बताता है कि क्या तुम भी अकेले हो? तो जोएल बताता है कि हाँ, मेरी फैमिली से कोई भी नहीं है, बस मुझे रास्ते में एक डॉगी मिला है जिसका नाम बॉय है। यहाँ पे इन लोगों की बात से हमें पता चलता है कि इस आदमी का एक बेटा था जिसे कि जॉइंट एनिमल ने खा लिया था, और ये जो बच्चे इन लोगों के साथ में हैं, इसके मम्मी डैडी को भी जॉइंट एनिमल ने खा लिया था। इसी कारण अब कॉलोनी में यही दोनों बचे थे जो कि एक सेफ जगह को ढूंढ रहे थे। जब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वह आदमी जोएल को बोलता है कि बिल्कुल सीधे खड़े रहो, हिलना मत, और अपना टी-शर्ट दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जॉइंट स्नेल इन लोगों से गुजर रहा था, लेकिन सभी लोग बिल्कुल शांति से खड़े थे। वो आदमी जोएल का टी-शर्ट इस स्नेल के अंदर डाल देता है ताकि वो स्नेल जहां जहां जाए वहां पे जोएल की स्मेल हो जाए, ताकि कोई भी जॉइंट एनिमल इन लोगों को पर्टिकुलरली नहीं ढूंढ पाए। जोएल कहता है कि तुमने इसे मारा क्यों नहीं? तो वो छोटी लड़की कहती है कि सारे जॉइंट एनिमल इतने बुरे नहीं होते हैं, ये चीज हम उनकी आंखों में देख सकते हैं, और ये एनिमल बहुत ही अच्छा था। वो चुपचाप चला गया। यहां रात होने पर ये चीजें भी जोएल अपनी बुक के अंदर ड्रॉ करता है, जहां पे वह आदमी इन सारे जानवरों को देख के बताता है कि हम लोगों से इनका पाला पड़ चुका है। वह जोएल को एक और चीज सिखाता है कि तुम 2 चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो। अगर तुमने कहीं पर खाना खाया है तो तुम वहां सो नहीं सकते हो, और अगर कहीं पर सोए हो तो खाना नहीं खा सकते। इसी कारण वो रात में अपनी आग बुझा के आगे निकल पड़ते हैं। जोएल को अपने रास्ते अकेले ही तय करने थे। इसी कारण वो आदमी और छोटी सी लड़की जोएल को अपने वेपन्स यूज करना सिखाते हैं।
जॉयल को एक भी वेपन अच्छे से यूज करना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वह परफेक्ट बनता जा रहा था। यहां पे साथ में रह रहा आदमी जॉयल को बताता है कि तुम्हें अगर कोई जहरीला सांप काट ले या कोई दूसरा जानवर, तो तुम एक पौधा खा सकते हो जो तुम्हें अभी दिख रहा है। इससे तुम्हारा जहर खत्म हो जाएगा। और आखिरकार वो समय आ चुका था कि जब जॉयल को उन दोनों से अलग होना था। वो दोनों जॉयल को बहुत समझाते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, यहां पे कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम एमी के पास में पहुंचोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वह लोग उस जगह को छोड़ चुके हैं या नहीं। लेकिन जॉयल मन बना चुका था कि वह एक बार एमी के पास में जरूर जाके आएगा। वो छोटी बच्ची जॉयल को छोड़ना नहीं चाहती थी, इस कारण वह रोने लग जाती है। लेकिन आखिरकार वो दोनों आगे निकल जाते हैं। लेकिन बॉय यहां पे जॉयल को छोड़ के नहीं जाता है। बॉय जॉयल के साथ में ही रहता है। जॉयल अपना रास्ता फिर से आगे की तरफ तय करता है, जहां बॉय कुछ डरा डरा सा लग रहा था। इसी कारण वह एक डक के नीचे छुप जाता है। जॉयल को कुछ आवाजें आने लगती हैं। इसी कारण वो बॉय को बार बार कहता है कि हमें यहां से चलना पड़ेगा, बॉय जल्दी बाहर निकलो। और इतनी ही देर के अंदर एक जॉइंट एनिमल जमीन के अंदर से निकल के जॉयल को बहुत दूर फेंक देता है, जहां जॉयल को फिर से एक पुरानी याद आंखों में आती है कि कैसे उसके मम्मी पापा उसे कार से निकलने के लिए कहते हैं कि तुम कार से बाहर निकलो, और तभी वहां पे उसके मम्मी डैडी मारे जाते हैं। लेकिन जॉयल अब बॉय को बिल्कुल नहीं खोना चाहता था। इसी कारण वह अपना वेपन यूज करता है और उस जानवर को वहीं पे मार देता है, जिससे कि वह बॉय की जान बचा लेता है। यहां रात होने पे अभी भी उसे पता था कि वह एक जगह पे या तो सो नहीं सकता है या फिर खा नहीं सकता है। इसी कारण वह आगे निकलता है और एक घर के अंदर उसे एक साइबॉर्ग मिलता है। साइबॉर्ग मतलब एक ऐसा रोबोट जो कि इंसानों की तरह बातें कर सकता है, इंसानों की तरह दिमाग रखता है और इंसानों की जैसे फीलिंग्स भी होती हैं। उस साइबॉर्ग के अंदर अभी भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी बाकी थी। इसी कारण वह जैसे ही ह्यूमन को देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। इस साइबॉर्ग का नाम मेविस था, जहां पे जोलिल मेविस से मिलके बहुत खुश था। मेविस यहाँ पे जॉयल से पूछती है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो जॉयल कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ताकि मैं एक बार रेडियो चालू कर सकूं। रेडियो चालू होने के बाद में जॉयल फिर से एक बार एमी से बात करता है। तब एमी को जान के खुशी होती है कि पिछले 7 दिन से वह अर्थ के सरफेस पे है, यानी कि बाहर घूम रहा है, और उसके बावजूद भी वह जिंदा है और वह जल्द ही एमी से मिलने के लिए पहुंचने वाला है। लेकिन तब यहाँ पे साइबॉर्ग की ऑलमोस्ट बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह रेडियो कट जाता है। मेविस यहाँ पे जोल को कहती है कि मैंने काफी सालों से बाहर की दुनिया नहीं देखी है, क्या तुम मुझे बाहर लेके जा सकते हो? जहाँ पे जॉयल मेविस को बाहर एक सोफे पे ले आता है और इसके बाद में ये लोग देखते हैं कि आसमान में कैसे बहुत सारी जेलीफिश निकल रही है। यहाँ पे मेविस जॉयल को कहती है कि तुम बताओ कि तुमने आखिरी चीज क्या देखी थी। जहां पे जॉयल को यही याद आ रहा था कि कैसे उसके पेरेंट्स मर चुके थे और उसे कुछ लोग ले जा चुके थे जिसके साथ में वो अभी तक रह रहा था। जॉयल यहाँ पे जैसे ही मेविस को अपनी मॉम का नाम और बर्थ डेट बताता है तो मेविस ने यहाँ पे उनके फोटोग्राफ्स निकाल लिए थे, जिसे जॉयल देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था, क्योंकि काफी सालों बाद उसने अपने मॉम और भाई बहनों की तस्वीरें देखी थी। मेविस यहाँ पे जॉयल को गाना भी सुनाती है, लेकिन आखिरकार मेविस भी बंद हो चुकी थी क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। अगले दिन जॉयल फिर से अपना रास्ता तय करने के लिए आगे निकलता है, जहाँ पे बॉय को कुछ डाउट्स लग रहे थे। जो 2 लोग जॉयल के साथ में थे, उन्होंने जॉयल को पहले ही बताया था कि अगर तुम्हें कहीं पर रानी मक्खी मिल जाए तो तुम उससे बच के रहना, क्योंकि वह तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। और जॉयल को पता चल चुका था कि यह एक बहुत बड़ी जॉइंट रानी मक्खी है। वो बॉय को लेके एक पेड़ की छाल के पीछे छुप जाता है। बॉय आवाज ना करे इसलिए बेचारे जॉयल को मुंह बंद करना पड़ता है। लेकिन बॉय देखता है कि उसके ओनर का ड्रेस पानी के अंदर गिर चुका है। इसी कारण बॉय पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी वहां पे वह जॉइंट एनिमल जॉयल को सूंघती हुई आगे बढ़ती है। जॉयल के पास कोई ऑप्शन नहीं था बॉम्ब यूज करने का, और एक बहुत ही शानदार सीन के साथ में जॉयल उस बड़े से जॉइंट एनिमल के मुंह के अंदर वो बॉम्ब फेंक देता है
और उस मॉन्स्टर के वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तक जॉयल पानी से बाहर आता है तब तक उसके ऊपर छोटे छोटे जग लग चुकी थी, और यह जग जहरीली जग थी जिसके कारण जॉयल को काफी नशे होने लग गए थे और वह ऑलमोस्ट गिर चुका था। लेकिन तब भी जॉयल को एक सीख याद थी कि एक ऐसा पौधा मैं खा सकता हूं ताकि मैं जहर से बच सकूं। लेकिन आखिरकार जॉयल ने अपना सफर पूरा कर लिया था और उन लोगों को इंसान मिल चुके थे, और यह इंसान एमी और उसके बाकी लोग थे। जहां पे आंखें खुलने पर उसके सामने एमी थी और यह दोनों आपस में एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे। एमी अपने कॉलोनी के लोगों से जॉयल को मिलवाती है और बताती है कि तुम बहुत गलत टाइम पे आए हो। एक्चुअली हम लोग बहुत हरी में हैं, हम लोगों को निकलना है, हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोग आए हैं। जहां पे जॉयल बाहर निकल के देखता है कि कोई 4 लोग थे जो कि अपने साथ में एक बहुत बड़ा बोट लेके आए थे और वह सभी लोगों को एंटरटेन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना है। जॉयल यहाँ पे एमी से बात करने की कोशिश करता है, जहां एमी जॉयल को बताता है कि यह बात काफी पुरानी है, जब हम लोग 7 साल पहले साथ थे। मैंने 7 सालों में बहुत लोगों को खोया है और साथ ही अपने लव्ड वन को भी, जिससे कि जॉयल को पता चल चुका है कि एमी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, उसकी लाइफ में कोई और था। इसके बाद में यहाँ जॉयल को अपनी ही कॉलोनी के लोगों की याद आने लगती है कि मैं यहाँ पे आखिर क्यों हूँ, मैं तो अब यहाँ से वापस अपनी कॉलोनी के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन रात होने में जब वह पार्टी के अंदर जाता है तो उसे वही फ्रूट सर्व किए जाते हैं जिसके लिए उसके बॉय डॉग ने मना किया था, क्योंकि ये फ्रूट्स जहरीले थे। तब यहाँ पे जॉयल एक बार फिर से रेडियो का यूज करता है और अपनी कॉलोनी के लोगों से बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि वह सब लोग अब अनसेफ हैं। उन लोगों के बंकर के अंदर बार बार में बड़े जॉइंट एनिमल घुस रहे हैं। जॉयल के कॉलोनी वाले लोग भी बहुत खुश थे जॉयल को जिंदा देखकर कि जॉयल ने पूरे 7 दिन का सफर तय किया, वह भी जिंदा रहकर। उसे किसी भी जानवर ने नहीं खाया। जॉयल यहाँ पे एमी को बताने आता है कि यहाँ पे कुछ चीजें सही नहीं है, तुम लोगों को होश में आना पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉयल को पीछे से आके किसी ने अटैक किया और सीधी जॉयल की आंखें खुलती हैं सुबह, जहां पे सभी लोगों के हाथ बंधे थे। ये जो 4 लोग एक बड़ी सी बोट लेके आए थे, ये चोर लोग थे जो कि सारा खाना और फ्यूल चुरा के भाग रहे थे। जहां पे इन लोगों ने अपने साथ में एक क्रैब को भी पैट बना लिया था। उन्होंने एक ऐसी जंजीरें बनाई थी जिसे कि उन्होंने क्रैब के ऊपर लगा रखी थी। वह लड़का जैसे ही अपने पास में रखे रिमोट को प्रेस करता है कि तभी उस क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं और वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस बीच के ऊपर जॉयल और बाकी लोगों की काफी लड़ाई होती है। जॉयल कैसे तैसे अपने हाथ छुड़ाता है और एमी भी वहां हाथ छुड़ा के दूसरे लोगों को मारने लगती है। लेकिन तब तक वहां पे वो क्रैब आ चुका था। लेकिन जब जॉयल उस क्रैब की आंखों में देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक बहुत अच्छा एनिमल है, ये कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन इसे जो इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं, इसी कारण ये बुरा बनता जा रहा है। तब वह कैसे तैसे हिम्मत करके उस जंजीर को तोड़ देता है, जिससे कि उस गैब ने जो जॉयल को पकड़ा था वो जॉयल को नीचे छोड़ देता है और बाकी इंसानों को खाने के बजाय पानी में जाके उसी बोट के ऊपर अटैक करता है जिस बोट के लोगों ने उस गैप को पैड बनाया था। यहाँ पे सभी लोग जॉयल को थैंक यू हैं क्योंकि उन्होंने सभी लोगों की जान बचा ली थी। लेकिन फिर भी जॉयल इन लोगों को गुड बाय करके यहाँ से निकल जाता है क्योंकि वह अब यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता था। एमी तो अब उसकी गर्लफ्रेंड रही नहीं, तो वह यहाँ रह के क्या करता। जॉयल ने इतनी सारी जर्नी जो तय की थी उसकी लिखी हुई बुक और ड्राइंग्स को वह एमी को दे देता है और कहता है कि तुम अगर इसे पढ़ोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिसके बाद में फिर से 7 दिनों का सफर तय करता है और अपने बंकर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे उसके कॉलोनी के लोग उसे देख के बहुत खुश थे। वो फिर से एक बार रेडियो पे जाता है, जहां पे वह सारे रेडियो स्टेशन को अपनी जर्नी के बारे में बताता है और कहता है कि हम लोग इनसे लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जितनी भी कॉलोनी जिंदा थी वह सभी को बताता है कि हम लोगों को ऊंचे पहाड़ पर जाना पड़ेगा जो कि एक सेफ जगह है। और आखिरी सीन में हम लोग यही देखते हैं कि उस पहाड़ पे वही दोनों लोग थे जो कि जॉयल को सबसे स्टार्टिंग में मिले थे, और अब सभी लोग इकट्ठे होकर अपने साथ में उस आखिरी जर्नी को तय करते हैं, जिसके बाद में गाइस ये मूवी खत्म हो जाती है।